अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनुराग खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट के मैदान से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है, तो दूसरी जानिब क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक नए फार्मूले पर मुत्तफिक हो चुके हैं, जिससे आने वाले बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के शेड्यूल पर बड़ा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज आज केप टाउन में शुरू हो रही है। पाकिस्तानी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस के बाद अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर ली है और यह मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने खिलाड़ियों से शानदार कारकर्दगी की उम्मीद भी जाहिर की है। दूसरी तरफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एक अहम पेशरफ सामने आई है, जहां पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान फ्यूजन फार्मूले पर इत्तफाक हो गया है, जिसके तहत दोनों टीमें 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी और पाकिस्तान के भारत में होने वाले मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर मुनक्किद किए जाएंगे। आज हम इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि खबरें पाकिस्तान की क्रिकेट पर क्या असर डाल सकती हैं। इस हवाले से मैं ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जनूबी अफ्रीका की अगर हम कंडीशंस को देखें तो पाकिस्तानी टीम के लिए आपको क्या लग रहा है, कितनी चैलेंजिंग हो सकती हैं ये कंडीशंस, क्योंकि T20 में तो खातिर खा कोई अच्छी परफॉर्मेंस हम नहीं दिखा सके। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो कंडीशंस की आपने बात की है पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल में कंडीशंस से ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अप्रोच मैटर करती है, क्योंकि सिर्फ साउथ अफ्रीका की कंडीशंस की बात नहीं है। पिछले 2.5-3 साल में हमने वाइट बॉल में कोई ऐसा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, सिवाय जो ऑस्ट्रेलिया में हमने ओडीआई सीरीज हराई है। और T20 में तो वैसे ही हमारा डाउनफॉल ऐसा आया हुआ है कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये डाउनफॉल बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2022 में, जो T20 वर्ल्ड कप था, जब हम जिम्बाब्वे तक से हार गए थे। उसके बाद फिर वो लगातार डाउनफॉल आता जा रहा है और उसमें एक जो मेजर वजह है वो हमारे प्लेयर्स, खासतौर पे जो हमारे बैट्समैन हैं, उनकी जो अप्रोच है उसका बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि हमारे बैट्समैन अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के बजाय अपने पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ लगे रहते हैं, किसी तरह मेरा 40-50 हो जाए, या उनका रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है रेदर देन पावर हिटिंग। तो ये चीज आपको लिमिटेड ओवर क्रिकेट, खासतौर पे T20 में बहुत ज्यादा कॉस्ट करती है। तो आई थिंक कि कंडीशंस की जहां तक बात है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा नहीं है कि सूट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास भी फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि यूजुअली वहां पे थोड़े बाउंसी ट्रैक होते हैं जो सीमर्स को काफी हद तक हेल्प आउट करते हैं। तो बॉलर्स ने तो फिर भी आई थिंक कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई इतना डिसअपॉइंट नहीं किया। साउथ अफ्रीका अपना ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे भी थोड़ा बहुत बैटिंग का जो है वो कंसर्न है। ठीक है, लेकिन अहमद, ये बैटिंग का जो कंसर्न है, जिस तरह से आपने भी कहा कि 2022 से हम देख रहे हैं हमारा एक डाउनफॉल चल रहा है, ये बिल्कुल ठीक होने में नहीं आ रहा है। ओपनिंग पेयर को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। फिर आपने पावर हिटिंग के हवाले से बात की है। सबको पता है कि रिजवान की भी अगर बात कर लें या बाबर की भी बात कर लें, एक अरसे तक उन्होंने T20 में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, बेसबॉल क्रिकेट की हम बात करते हैं, तो वो दोनों प्लेयर का वो स्टाइल नहीं है। अब उनके स्टाइल को मॉडिफिकेशन करना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनकी गेम चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारे पास जो दूसरी ऑप्शंस हैं उनकी तरफ हम क्यों नहीं देख रहे? हमने बार बार क्यों फ़खर जमान को टीम से बाहर रखा हुआ है? देखें, ये तो बोर्ड से हमें पूछना पड़ेगा कि हमारे लिए हमारी क्रिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई इंडिविजुअल स्टार या इंडिविजुअल प्लेयर इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी T20 को लेके अगर देखें तो यही नजर आता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इंडिविजुअल स्टार्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है और वो मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है। फिर देखें, कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। अब जब आप अगर रिजवान और सैम ओपन करते हैं तो उसमें यह होगा कि रिजवान अगर थोड़ा स्लो खेल भी रहा है तो सैम कहीं ना कहीं अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। लेकिन जब बाबर भी ओपन करेगा रिजवान के साथ और दोनों माशाल्लाह सुभान अल्लाह एक जैसे बैट्समैन आ जाएंगे और उनकी अप्रोच ही डिफेंसिव होगी और वो टुक टुक में ही लगे रहेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में सत्यानाश ही होना है बैटिंग का भी। तो मेरे ख्याल में एक तो अप्रोच का फर्क है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं, खासतौर पे जो आकिब जावेद हेड कोच आए हैं, वो बिठा के इनको एक चीज समझाएं कि भाई आपकी अप्रोच की वजह से, डिफेंसिव अप्रोच की वजह से मुसलसल हमारी टीम को नुकसान हो रहा है। अगर तो आप अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हैं और अपने आप को अटैकिंग मोड में लेके आ सकते हैं, जो कि T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो फिर आप किसी और को देख लें, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हम
बाबर आजम या रिजवान या इस तरह के प्लेयर्स की वजह से सफर करते रहे जो 2-2.5 साल से 3 साल से टीम का हिस्सा है, लेकिन डाउनफॉल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और इनकी भी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है सच। ठीक है, और दूसरा जिस तरह से रिजवान के वाले से भी कह रहे हैं कैप्टेंसी भी उनके पास ही है, तो उनकी कप्तानी में टीम की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, फिर वहां पर T20 सीरीज हार गए, जिम्बाब्वे में भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना हुआ, साउथ अफ्रीका में भी हम सीरीज एक हार चुके हैं। अब वनडे जो सीरीज है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी रिजवान की कैप्टेंसी में? देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया वाली वनडे सीरीज को देखो तो फिर तो अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, और वनडे में आपके पास थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा आ जाता है T20 की निस्बत, क्योंकि T20 में तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। एक ओवर भी आपका अगर बुरा चला गया, 2-3 बॉल्स भी बुरी चलेगी तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। लेकिन वनडे में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मसला रहा है वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग में 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाती थी। मैं वर्ल्ड कप में भी ये बात करता रहा, वर्ल्ड कप से बाद भी ये बात करता रहा कि जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 50 ओवर पूरे खेल जाएगी, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाएगी वनडे मैचेस। तो अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें लास्ट सीरीज में, तो ऑस्ट्रेलिया क्यों हारा वो सीरीज? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर पूरे ही नहीं खेल पाई, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया है। तो आई थिंक पाकिस्तान को एक तो कोई अगर तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो फिर पाकिस्तान की प्योरिटी चाहिए कि हमने 50 ओवर खेलने ही खेलने हैं। अगर पाकिस्तान को लगता है कि हम 50 ओवर नहीं खेल सकते तो फिर ऑपोजिशन को, चाहे जो भी कंडीशंस हैं, आप ऑपोजिशन को कहें वो बैटिंग करे, और जब वो बैटिंग करे उसको लोएस्ट टोटल पे आउट करने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है, और फिर उस टारगेट को चेस करें अभी तक, क्योंकि हमारा असल टेस्ट तब होगा जब हम पहले बैटिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी हम कामयाब इस वजह से रहे क्योंकि हम लोगों ने चेस ज्यादा किया, तो इस वजह से हम कामयाब रहे। तो आई थिंक कि ये अब डिपेंड करता है कि इस सीरीज में हम किस अप्रोच की तरफ जाते हैं, उसके साथ साथ कि हम बैटिंग पहले कर रहे हैं या हम चेस कर रहे हैं। सो आई थिंक कि अभी अगर हम बैटिंग पहले करते हैं तो काफी हद तक हमें पता चल जाएगा कि हमारी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है रहमत, पाकिस्तान के मौजूदा वनडे स्क्वाड में आप इस वक्त कौन सा ऐसा खिलाड़ी समझते हैं या कौन से खिलाड़ी ऐसे समझते हैं जो कि मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, आई थिंक कि बॉलर से ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। बैट्समैन अगर आप देखें तो उस तरह से हमारे काफी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में अबरार अहमद टीम का हिस्सा है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो उन्हीं से ही उम्मीदें हैं। बाकी बाबर आजम का मेरी पर्सनली ख्वाहिश है कि बाबर आजम आज के मैच में सेंचुरी स्कोर करे, क्योंकि वो काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। और हम सब बाबर आजम जब बैटिंग पे आता है तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एक बड़ा स्कोर करेगा। जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो अप टू सम एक्सटेंड हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा भी गुस्सा निकलता है। लेकिन बाबर को भी ये समझने की जरूरत है कि बाबर जितना बड़ा प्लेयर है उसको उस पोटेंशियल पे और उस स्टैंडर्ड पे अपने आप को, अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। उसमें स्किल्स या टैलेंट की कमी नहीं है। बाबर का बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उसका एक साइकोलॉजिकल डाउनफॉल है कि वो जब भी, क्योंकि शुरू में जब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो उसने अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लेना शुरू कर दिया अननेसेसरी, कि मैं कहीं आउट ना हो जाऊं, और वो हमें उसकी आते साथ डॉट बॉल्स की सूरत में भी वो अननेसेसरी प्रेशर नजर आता है, जो कि अभी तक उसके साथ चल रहा है। जब तक वो इस प्रेशर से नहीं निकालेगा अपने आप को, आई थिंक कोई दूसरा उसकी हेल्प नहीं कर सकता। टैलेंट या स्किल्स की तो उसमें कमी नहीं है। अब इससे ये चीज भी साबित होती है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जितने भी टैलेंटेड हो, जितने भी स्किलफुल प्लेयर हो, अगर आप जो है ना साइकोलॉजिकल प्रेशर के में दबे हुए तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते हो। आई होप बाबर इस साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकल सके, अपने पिछले डाउनफॉल को भूल के या बुरी परफॉर्मेंसेस को भूल के, और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे इस वनडे सीरीज में, क्योंकि जहां बाबर स्ट्रगल कर रहा है अपनी फॉर्म को लेके, वहां उसके बड़े स्कोर ना करने की वजह से बाबर के बहुत सारे रिकॉर्ड्स और स्टैट्स और उसके साथ साथ एवरेज भी खराब हो रही है। ठीक है, हम भी बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम दोबारा से उसी फॉर्म में वापस आ जाएं जैसे कि वो पहले खेला करते थे। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जो एक फ्यूजन फार्मूला तय पाया है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी तो इसको माना जा रहा है कि हिंदुस्तान को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि अगर वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो फिर हम भी वहां जाकर नहीं खेलेंगे और फिर न्यूट्रल वेन्यू पर ही क्रिकेट होगी। आई थिंक ये एक ऐसा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है जो ना सिर्फ दोनों मुल्कों को सूट भी करता है
और आई थिंक पाकिस्तान के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। उसकी वजह यह है कि हमने पास्ट में देखा है कि हम तो इंडिया चले जाते थे आईसीसी टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने, लेकिन जब भी पाकिस्तान में कोई इवेंट होता था तो इंडिया गन डालने की कोशिश करता था। एशिया कप हमारे सामने एग्जाम्पल है, और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, एशिया कप में अगर हम अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी ना मारते हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाके, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मैटर को डील किया है। और आई थिंक कि देखें, अगर अभी भी आप ये स्टैंड ना लेते, अभी भी आप अगर अपना तगड़ा और सख्त मौकफ ना अपनाते, तो फिर आप भूल जाते कि आइंदा आईसीसी आपको कोई टूर्नामेंट देता, या अगर देता भी तो इंडिया उसको उसमें गन डालने की कोशिश ना करता। तो मेरे ख्याल में अब ये बिल्कुल एक बैलेंस हो गई हैं चीजें कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आता तो हमारी टीम भी नहीं जाएगी, और अगर वो अपने मैचेस बाहर खेलता है तो हम भी बाहर खेलेंगे। तो इससे ना इंडिया को प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए। एट दी एंड नुकसान सबसे ज्यादा किसका है? नुकसान फैंस का है। जो पाकिस्तानी फैंस इंडियन प्लेयर्स को यहाँ खेलता हुआ देखना चाहते हैं, या जो इंडियन फैंस पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहां खेलता हुआ देखना चाहते हैं, वो फैंस का नुकसान है। लेकिन अब फिर हम क्या करें अगर हमारे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा बंदा आ गया है कि जो पिछले 3 टर्म से जिसकी एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान के खिलाफ बकबक भी करनी है और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके एंटी पाकिस्तान वोट लेने की कोशिश करनी है, तो फिर अब ऐसे बंदे का हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरह से न्यूट्रल वेन्यूज पर जाएंगे, खेलेंगे, पाकिस्तान के मैचेस का इनेकाद भी होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव असरात ये फिर इस पर डालेगा? देखिए, न्यूट्रल वेन्यूज का तो ये है ना कि इंडिया के मैचेस सारे बाहर हैं, बाकी सारे मैचेस तो हमारे अपने घर में ही हैं। और वो भी कोशिश तो हमारी यही थी कि किसी तरह से वो मैचेस भी पाकिस्तान में हों, लेकिन अब अगर वो नहीं एग्री यहाँ आने के लिए, तो फिर हम उनके पांव तो नहीं पकड़ सकते कि आए और यहाँ पे आके खेलें। ठीक है, अगर मैचेस बाहर हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लोग टीवी पे इंडिया के मैचेस देख लेंगे। इसी तरह फिर जब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, तो वो भी ज्यादा दूर नहीं है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर करीब है तो साल का पता भी नहीं चलना, और T20 वर्ल्ड कप आ जाना है, तो वो भी फिर पाकिस्तान अपने मैचेस बाहर खेल लेगा, और जो अभी जो हम फील कर रहे हैं वो फिर इंडिया भी फील कर लेगा। और मेरे ख्याल में जब इंडिया खुद ये चीज फील करेगा तो शायद इंडिया को अकल आए, और इंडिया जो अपनी ये हठधर्मी है इससे फिर शायद स्टेप बैक करे। ठीक है, इस फ्यूजन फार्मूले की बात फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? जो मुआहदा है दोनों ममालिक के दरमियान, जो 2 तरफा सीरीज है, इसके कोई इम्कान बढ़ सकते हैं? बायलैटरल सीरीज किसी तरह शुरू हो सकती हैं, चाहे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही क्यों ना हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए बायलैटरल सीरीज का अगर कोई चांस होता तो वो पीसीबी ने इस फ्यूजन जो फार्मूला इसके साथ साथ प्रेजेंट किया था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और ज्यादा हमें मिलते करने की जरूरत भी नहीं है अगर बायलैटरल सीरीज नहीं होती। जहां तक फ्यूजन फार्मूले की बात है, वो मेरे ख्याल में सूटेबल है दोनों मुल्कों के लिए। जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह के हालात हैं पॉलिटिकली भी, अगर देखें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और इसमें फिर देखें ना, इसमें फ्यूजन फार्मूले का जो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक बैलेंस क्रिएट हो गया। ना हम सफर करेंगे ना वो सफर करेंगे, जितना हम सफर करेंगे उतना वो भी सफर करेंगे। तो आई थिंक ये एक सिर्फ एक चीज जो मेरा बेसिक कंसर्न है वो ये है कि खुदा के लिए पीसीबी वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, खासतौर पे पीसीबी के चेयरमैन से, कि अब इस जो आपका एक स्टैंड है इस पे कायम भी रहिएगा, क्योंकि हमें सबसे बड़ा खौफ इंडिया से या आईसीसी से नहीं है, हमें अपने ही लोगों से खौफ होता है कि कहीं वो अपने लिए हुए स्टैंड से पीछे ना हट जाए। कि चैंपियंस ट्रॉफी के तो लिए तो ये इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप आए तो हम अपनी टीम वहां पे भेज दें, तो आई थिंक कि वो पाकिस्तान की भी बदनामी होगी और अगली बार फिर आपको कोई सीरियसली भी नहीं लेगा इवन पाकिस्तान में। तो इस तरह का काम ना करें जिस तरह पहले होता रहा है कि चेयरमैन बड़ी बड़ी बातें तो करते रहे तो और फिर खुद ही जाके सबसे पहले पहुंचे होते थे इंडिया कमेंट्री करने के लिए। लेकिन उस वक्त तक हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो भी यही रहे, ये ना हो कि पीसीबी के चेयरमैन भी तब्दील हो जाएं। तो आई थिंक आप इसी तनाजुर में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी वजह से बात कर रहा हूँ, और हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है ना कि हम वक्ती तौर पे मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए या वक्ती तौर पे क्रेडिट लेने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो फिर हम अपने उन फैसलों पे कायम नहीं रह सकते। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, इस वजह से मुझे खौफ है, क्योंकि अब
ये जो फ्यूजन फार्मूला ये पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया, उस पर वो एग्री भी हो गए और अब आईसीसी ने भी तकरीबन समझ लेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्केड्यूल वगैरह भी आ जाएगा 1-2 दिन में। तो फिर अगर हम बाद में इस चीज से पीछे खुद हटते हैं किसी प्रेशर में आने के बाद, तो वो प्रेशर काउंट नहीं होगा, हमारा पीछे हटना काउंट होगा और आई थिंक वो फिर हमारी और पाकिस्तान की डबल नहीं ट्रिपल बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। ऑनलाइन सेफ्टी सिर्फ एक अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारे डिजिटल मुस्तकबिल की एक अहम ज़रूरत भी बन चुकी है। इंटरनेट की बढ़ती हुई दुनिया में बच्चों के लिए ऑनलाइन महफूज माहौल की फराहमी एक पेचीदा मगर ज़रूरी मसला है और हम सबको इस बात का शऊर होना चाहिए कि जहाँ इंटरनेट ने हमारे लिए बेशुमार मौके पैदा किए हैं, वहीं इसने चैलेंजेस को भी बढ़ाया है, ख़ासतौर पर जब हम बच्चों की बात करते हैं। और इसका मकसद ना सिर्फ उन्हें महफूज रखना है, बल्कि उन्हें इंटरनेट के मुस्बत पहलुओं से भी आगाह करना है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस मैदान में शानदार काम किया है और जो इस वक्त टिकटॉक में हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रिलेशंस के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फ़हद खान नियाज़ी, जिन्होंने डिजिटल दुनिया में बच्चों की हिफाजत और मुस्बत तब्दीली के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं, वो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। फ़हद खान नियाज़ी एक तजर्बाकार पॉलिसी साज हैं और उनका करियर डिजिटल इनोवेशन, माली शमूलियत और ऑनलाइन सेफ्टी जैसे मौज़ूआत पर मुहित है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में उनके काम की बदौलत बहुत से इक़दाम उठाए गए हैं जिनसे बच्चों के लिए इंटरनेट को ज़्यादा महफूज और काबिल एतमाद बनाया गया है। हाल ही में टिकटॉक ने पाकिस्तान में यूथ सेफ्टी समिट का इनेकाद किया, जिसका मकसद बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत को यकीनी बनाना था। आज हम फ़हद खान नियाज़ी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टिकटॉक और जो दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बच्चों को किस तरह से महफूज रखा जा सकता है, और वो हमें ये भी बताएंगे कि वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरा इस मसले में किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, उसके हल के लिए हमें किस समत में आगे बढ़ना होगा। फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका डिजिटल पॉलिसी के शोबे में जो सफ़र है ये किस तरह से शुरू हुआ, और टिकटॉक के साथ अगर हम अभी देखें मौजूदा किरदार में आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ शामिल हैं? देखिए, मैं मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंदर मैंने 7 साल काम किया है और इसके बाद गेट्स फाउंडेशन के अंदर मैंने काफ़ी हद तक काम किया, गवर्नमेंट के साथ भी। तो अगर पॉलिसी मेकिंग के अंदर गए तो टेलीकॉम पॉलिसी 2015, पैका इसकी इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ साथ जो डिजिटल बैंक्स का रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क्स है वो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। आई लेड मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स। तो एक ट्रांजिशन हुआ है, जो डेटा है वो डेटा और उसके बाद सोशल मीडिया वो एक ग्रोइंग फील्ड है इसके अंदर। तो सिंस 2021 में टिकटॉक के साथ हूँ, और मज़े की बात यह है कि जितनी चीज़ें हम लोग जब गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए सोचते होते थे कि यार अगर मैं कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास होता तो हम क्या कुछ कर सकते थे। सो आफ्टर ज्वाइनिंग टिकटॉक उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने सोची हुई थी वो आजकल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। मेरा रोल ज़्यादातर जो है वो टिकटॉक की इंटरनल पॉलिसीज़ कब बताना है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को, और इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इसके साथ साथ हम ऑल्सो द फोकल पर्सन फॉर द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव्स होते हैं वो सारे के सारे चीज़ें मैं टेक केयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी नज़र में जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं बच्चों की जो ऑनलाइन हिफाजत है वो आज के डिजिटल दौर में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह से टैकल किया जा रहा है? देखिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है वो इस टाइम पे हर कोई यूज़ कर रहा है। सारे बिजनेसेस के ऊपर जा रहे हैं, सारी आई बॉल्स सोशल मीडिया के ऊपर है। सो देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ दोस स्टेक होल्डर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चों का ये है कि जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट जो बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे भी हैं, पर उसके साथ साथ अगर आपको ये नहीं पता कि उसकी डाउन साइड्स क्या हैं और उसको आपने कैसे एम्पावर करना है अपने बच्चों को, अपने यूथ को, आम लोगों को, कि आप उसको कैसे सेफ़ यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को, तो वो करने के लिए जो है ना बच्चों के लिहाज से हमें अगर आप देखते हो तो ये बड़ी ज़रूरी होता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, वो उनको बताएं कि इसके क्या क्या मसले हैं और आप किस तरह इन चीज़ों को कर सकते हैं। एज अ प्लेटफॉर्म हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेरेंट्स या टीचर्स या स्टूडेंट्स या जो भी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो इसको सेफली यूज़ करें। इट्स आवर कमिटमेंट कि हम लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ ऐसे डिज़ाइन करनी है कि उनके लिए सेफ्टी पैरामाउंट हो और अल्टीमेटली उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ पे वो थ्राइव कर सकें। ठीक है, और अभी हाल ही में टिकटॉक और PTA के इश्तराक से भी यूथ सेफ्टी समिट भी मुनक्किद हुआ, उसमें क्या बातचीत हुई, उसके क्या मकसद उसका क्या था, और उसमें आपको क्या लगता है कि क्या अचीव कर सके हम? आई थिंक दिस इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव जो कि हम लोगों ने लिया है। वी साइन एन MOU, PTA के साथ हमने MOU साइन किया था
ऑन डिजिटल सेफ्टी, सेफ यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर द यूथ। ये पहली दफ़ा PTA ने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ये ऐसा MOU साइन किया था। और उसकी रीज़न ये है कि PTA के जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं और हमारे भी हैं, वो है सेफ्टी। अब सेफ्टी ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम लोग पिछले 3 सालों से 4 सालों से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करें। वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट। सो वी रीच्ड आउट टू PTA, हमने उनसे बात की, हमने उन्हें कहा कि यार देखें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, तो लेट्स जॉइंट हैंड्स टुगेदर और इस पर मिल के काम करना शुरू करते हैं। तो पिछले 2 सालों से हम लोगों ने PTA के साथ मिल के बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये PTA जो है उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ का मुस्तहिक है इसके अंदर कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। जो बेसिक ये डिजिटल सेफ्टी का जो इनिशिएटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन किया है। हम लोगों ने पाकिस्तान में सर्वे किए स्कूलों के अंदर जाके, हमने चेक किया कि बच्चों की कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है अबाउट ऑल दो सेफ्टी मेजर्स, किस तरह आप सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं। हमने पेरेंट्स के ऊपर गए, हमने उनसे पूछे, सर्वेस किए कि अच्छा यार उनको क्या लगता है कि क्या इश्यूज़ हैं, वो कैसे बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। टीचर्स का हमने पूछा कि यार टीचर्स कैसे इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने एक सिलेबस डेवलप किया है और उसके बाद हमने वर्कशॉप्स कंडक्ट की स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। वो सारा कुछ करने के बाद, ये सारे जो इनिशिएटिव्स थे, उसके बाद हम लोगों ने एक ऑनलाइन टिकटॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो कंपटीशन भी रन करवाया था ऑन डिजिटल सेफ्टी। ठीक है। ये सारे जो पिछले 2 साल के हमारे इनिशिएटिव्स हैं, हम लोगों ने वो बेसिकली प्रेजेंट किए डिजिटल समिट के अंदर। और डिजिटल समिट हम लोगों ने इसलिए भी किया कि बहुत सारे काम जो हम लोग कर रहे हैं, जब हम वो लोगों के पास अब लेके आएंगे, यार हम लोगों ने ये चीज़ें कर दी हैं, हम ये अब कर रहे हैं और अब ये हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें ये था, कॉल टू एक्शन भी थी तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसके अंदर इस समिट के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी थी, पेरेंट्स भी थी, सिविल सोसाइटीज़ भी थी। ठीक है। तो ये तमाम हम लोगों ने उनको ये कहा था कि यार आप हमारे साथ आएँ, मिल के बैठें, आप हमें बताएं कि हम मज़ीद क्या काम कर सकते हैं, इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं नेशन वाइड। ठीक है। और ताकि ज़रूरत ये है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा अवेयरनेस दे दें, इतना एजुकेट कर दें कि वो सेफली फुली एम्पावर्ड हो के इंटरनेट को सेफली यूज़ भी करें और इसके जो भी बेनिफिट्स हैं उसको रीप कर सकें। ठीक है। फासब, जैसे अभी भी बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, वालिदैन के लिए या टीचर्स के लिए किस तरह से आप उन्हें ये गाइड करना चाहेंगे कि बच्चों की जो ऑनलाइन सरगर्मियाँ हैं उसकी निगरानी हम किस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों को भी ये ना हो कि उन पर भी किसी ना किसी की नज़र है, कोई एक ऐसा स्मार्ट वे जो कि वालिदैन कर सकते हैं? देखिए, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ। टीनेजर्स के जो पेरेंट होते हैं आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। पाकिस्तान में भी रहे हुए हैं तो हमें अंदाज़ा है कि किस तरह ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं, कैसे जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो अगर नज़र भी रखना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एज अ ट्रस्टेड रिलायबल प्लेटफॉर्म हम लोगों ने ये तो किया हुआ है कि जो बिल्ट इन सेफ्टी इनिशिएटिव्स जो हैं वो उसके अंदर लिए हुए हैं। तो जब भी कोई बच्चा अपनी एज उसके अंदर डालता है तो उसके लिहाज से एज अप्रोप्रिएट हम लोगों ने बिल्ट इन रखे हुए हैं सेफ्टी मेजर्स। ठीक है। तो फिर वो कंटेंट भी वैसा ही आता है? कंटेंट उसमें ऐसा होता है कि कंटेंट भी ऐसा आता है। दूसरा ये उसमें बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मसलन 13 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं वो किसी को कोई मैसेज भी नहीं भेज सकते, वो कोई वीडियो जो उनकी कोई डाउनलोड भी नहीं कर सकता, कोई उनके वो ड्यूट भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे बच्चों को जो है हम लोगों ने सेफ रखना होता है उसके साथ। और ये हम लोग भी गलत कर रहे हैं कि हमने अपने ही फ़ोन्स उन्हें दे दिए हैं और वो सब कुछ फिर देख रहे हैं। जी, उसमें क्योंकि आप देखें आपकी एज 18+ है, उसके लिहाज से अब 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है कंटेंट, कंटेंट आपके लिहाज से अलगो वो चीज़ लेके आ जाता है। दूसरी चीज़ होती है सेफ्टी चीज़ें जो हम लोगों ने टूल्स दिए हुए हैं। हमने ये देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स उनको नहीं पता होता कि सेफ्टी टूल्स को कैसे यूज़ करना है। हमारे पास फैमिली पेयरिंग के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, हमने स्क्रीन टाइम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर पेरेंट्स को नहीं पता, केयर गिवर्स को नहीं पता, तो वो बच्चों को अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। सो एक तो ये पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि इंश्योर करें कि जो बच्चे हैं उनका जो एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक 13+ है, तो 13+ बच्चे जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो अपनी सही एज उसके ऊपर डालें। तो जब वो सही एज डालेंगे तो हम लोगों ने जो हमारी जो ग्लोबल टीम है उन्होंने बहुत मेहनत की है। वी वर द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की हुई थी बाय डिफ़ॉल्ट। इट्स नॉट लाइक आपने उसको चेंज करना। तो एक तो आप उसको उस तरह कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये आ जाती है कि देखें, इंटरनेट के बहुत फ़ायदे हैं, इंटरनेट के नुकसान भी है। जो हमारे जो औलाद है वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है। तो उसमें पेरेंट्स के पास पहली ये चीज़ आती है कि हम लोगों ने जो टूल्स दिए हैं उसको देखें, उसको यूज़ करके बच्चों को सेव करने की कोशिश करें। निगरानी बहुत ज़रूरी इस तरह भी हो जाती है कि आप स्टार्ट में आप बच्चों को आपने चलाना होता है उस सारी चीज़ में।
सेकंड इसके अंदर ये आ जाता है कि खुदा ना खासा अगर कोई इशू आ जाता है तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि जो आपके जो औलाद है ये आपका एसेट है, आपने इसको संभालना है। ऐसे नहीं करना कि आपने उसको फेंक देना है कि ताकि वही जो लोग जिन्होंने पहले कोई चीज़ काम ख़राब किया हुआ है वो आप उनको फ्री हैंड नेगेटिविटी है। और तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपने एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करनी होती है अपने बच्चों को, ताकि वो आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर सकें। ऐसा ना हो कि अगर वो आपसे डरते रहेंगे तो वो लोग इसको यूज़ करके वो चीज़ें कर रहे होते हैं। और फिर अगर ऐसे बच्चे जो वो नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते किसी ना किसी वजह से, तो पेरेंट्स के बाद टीचर्स जो हैं वो आपके दूसरे वालिदैन हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वहाँ पे करते हैं। तो कोई भी बच्चा अपनी जो बहुत फेवरेट टीचर है जिस पर ट्रस्ट करता है वो दे कैन लेट देम नो कि यार देयर इज़ अ इशू, तो उसके बाद आप उसको कैसे लिख। तो सेफ स्पेस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद बच्चों को तैयार करना कि वो कैसे ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसको कैसे सेफली यूज़ कर सकते हैं, अब वो करने के लिए आप करता है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये भी है कि हमारे जो वालिदैन हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स भी हैं, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से दूर रहे हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, और उन्हें अभी नहीं पता कि ये अगर पॉजिटिव तो है ही, लेकिन ये ख़तरनाक भी किस हद तक हो सकता है, किस हद तक इसको नेगेटिवली यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को तो भी अंदाज़ा भी नहीं इन चीज़ों का। देखिए, जो साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट है वो तो आपको पता भी नहीं चलता पेरेंट्स को ना कि उनके क्या साथ हो रहा है बच्चों के साथ, और फिर उसमें बच्चे भी इस तरह के होते हैं, कोई ना कोई वर्ड्स उन्होंने ऐसे रखे होते हैं जो आम बंदे को पता ही नहीं चलता, लेकिन वो हरासमेंट में बच्चों को पता होता है कि क्या हरासमेंट चल रही है। तो मुझे याद है 97 के अंदर जब इंटरनेट आया था, उस टाइम पे उतनी चीज़ नहीं थी, लेकिन जब 2003, 4, 5 और 6 के अंदर जब सोशल मीडिया एकदम स्टार्ट हुआ था, उसमें ग्रो कर रहा था, तो चीज़ें डेवलप हो रही थी। तो अभी जो यंग जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स में कुछ ना कुछ आइडिया है उनको करने का, लेकिन हर कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आप देखें टिकटॉक हर कोई यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, आपके फार फ्लंग एरियाज़ में भी गया हुआ है जो जहाँ पे पेरेंट्स, और दूसरा लिटरेसी रेट हमारा बहुत थोड़ा है। इन सारी चीज़ों को अगर आप वो देखते हैं ना, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम लोग लोकल लैंग्वेजेस के अंदर वीडियोस या इस तरह की चीज़ें करें ताकि अवेयरनेस क्रिएट करें। वी आर वर्किंग ऑन दैट एज़ वेल। हम लोग इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी करेंगे, ताकि जो वालिदैन जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, हम उनको बताएं कि किस तरह करना है, और इसके साथ साथ पॉजिटिव यूज़ कैसे करें, क्योंकि आजकल आपको पता है जो बिजनेसेस हैं हर कुछ कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हम उनको बता सकते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटीज़ आप इसको लेके चलें, बट एट द सेम टाइम जो इसके डेंजर्स हैं, ख़तरात हैं, तो उसको मिटिगेट करने के लिए कैसे करना। सो इट्स ऑल एम्पावरमेंट। आप जितना ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतनी ज़्यादा एम्पावरमेंट। ठीक है। अच्छा, अभी इन फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? टिकटॉक की अगर हम बात करें या दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, इस पर ऑनलाइन सेफ्टी के हवाले से कौन से नए जो इक़दाम हैं वो फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड हैं कि इन तमाम इशूज़ पर भी काम हो रहा है? क्योंकि डे बाई डे हम देखते हैं कुछ नए नए केसेस सामने आते हैं, तो वहाँ से भी फिर हमें आइडिया जनरेट होता है कि अच्छा ये सब भी हो रहा है, इसको भी काउंटर करना है किसी न किसी तरीके से। देखें, जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी है जो वो इसका काम ख़त्म नहीं होता। हम एक चीज़ उसके लिए क्रिएट करते हैं, कोई इशू हम देखते हैं तो उसके लिए हम लोग गार्ड रेल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, बट चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। जो कल्प्रिट्स हैं वो बेसिकली उनको अंदाज़ा है, टेक्स एवी भी हैं, उनको पता है इन्होंने एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उनको ये भी पता है। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे, और अगर कोई मसला होता है तो उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे, फिर आपके पास ओवरऑल चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो आ रही हैं। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं सिविल सोसाइटी के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, वो हमें चीज़ें हाईलाइट करते रहते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि जो टिकटॉक है, हम लोग ना सिर्फ हमारी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, हम लोकल लॉज को भी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और ह्यूमन राइट्स को भी हमने करना होता है, बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये भी इंश्योर करना होता है कि कोई इशू इस तरह का ना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ें आने वाली हैं, जो अभी आप कर ले, AI जनरेटेड कंटेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एग्रीमेंट्स भी किए हैं, साइन भी किए हैं, हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई AIGC कंटेंट। फिर उसके बाद ये भी चीज़ होती है कि जो ऑडियो से रिलेटेड चीज़ है, अब इसमें आप वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं, एक या दो वर्ड्स अगर चेंज हो जाते हैं तो वो किस तरह करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो हम एज अ प्लेटफॉर्म तमाम चीज़ों पर ठीक है काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी टिकटॉक फात खान नियाजी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम आते ही बेशतर अफराज वर्जिश करने से गुरेज करते हैं, लेकिन दर हकीकत सर्दियों में वर्जिश करने के बेशुमार फ़वाइद हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
सर्दियों में जिस्मानी सरगर्मी ना सिर्फ सेहत के लिए मुफीद होती है बल्कि ये आपकी तवानाई, क़ुव्वत मुदाफ़त और दिमागी सुकून के लिए भी बेहतरीन साबित हो सकती है। इसलिए इस वक्त को फिटनेस के लिहाज से मुफीद बनाने के लिए हमें अपने जिस्म को मुनासिब तरीके से हमें उसको वार्म अप करना है और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि किसी भी किस्म की इंजरी से भी बचा जा सके। फिटनेस के शौकीन अफराद अक्सर जिम में मुख्तलिफ एक्सरसाइज पर तवज्जो देते हैं ताकि वो अपनी जिस्मानी कंडीशन को बेहतर बना सकें। तमाम कुछ मामूली गलतियों की वजह से ऐसी संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। जब लोग जिम में वर्जिश करते हैं तो कभी कभार वो ज़्यादा वज़न उठाने, गलत टेक्निक अपनाने या फिर बेहतियाती से वर्जिश करने की वजह से शदीद इंजरीज़ का शिकार भी हो सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल सकती हैं। जिम में वर्जिश करते वक्त सही टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी संगीन चोट या दिल के दौरे का सबब भी बन सकती है। इस हवाले से जो फिटनेस कोचेज़ हैं उनकी रहनुमाई बेहद ज़रूरी होती है। इसी मकसद के लिए आज हम अपने प्रोग्राम में एक माहिर फिटनेस कोच से इन मामूली गलतियों के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। फिटनेस कोच जैन अली ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जैन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्या प्रॉब्लम है लोगों की, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो एक्सरसाइज करना कम कर देते हैं। लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट ये है कि गर्मियों में ही हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बेसिकली एक्सरसाइज वैसे बहुत ज़रूरी है, सर्दी हो या गर्मी, एक्सरसाइज आपकी नेसेसरी है, आपकी लाइफ है। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि सर्दियों में एक्सरसाइज मतलब कोई बेनिफिट्स नहीं है और वो नहीं निकलते और जिम खाली होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जबकि सर्दियों में एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स हैं और अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं। बेसिकली जब आप सर्दियों में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहता है बिकॉज आपके हार्ट को ज़्यादा ब्लड को फ्लो करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपको पता है विंटर है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन है, तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके लिए आप ऑफकोर्स हर इंसान एक्सरसाइज करता है ताकि उसका हार्ट हेल्दी रहे। तो अगर जब हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑफकोर्स आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। सेकेंडली ये बात है कि सर्दियों में क्योंकि हम लोग बाहर कम निकलते हैं बिकॉज ऑफ विंटर होते हैं, हम बैठना पसंद करते हैं रज़ाइयों के अंदर, उसकी वजह से जो नुकसान ये होता है कि हमारी जो बॉडी है वो स्टिफ रहती है, हमारे जॉइंट्स में पेन निकल आती है क्योंकि हम एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो हमारी बॉडी में जो स्टिफनेस होगी वो कम से कम होगी, ठीक है। हमारी जो सर्दियों में अक्सर लोगों के नी में या लोअर बैक में पेन निकल आती है वो भी हमारी कम से कम होगी, लोअर बैक में पेन और नी में और जॉइंट्स में, अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। आपने देखा होगा सर्दियों में लोगों को कफ और फ्लू का बहुत इशू रहता है, तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमें कफ और फ्लू के जो प्रॉब्लम है वो भी कम से कम होंगे। एक और बेनिफिट है एक्सरसाइज करने का सर्दियों में ये कि हम थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लेते हैं एज कंपेयर समर की निस्बत, क्योंकि बॉडी को एक टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए मेहनत करेगी तो ऑफ कोर्स आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करेगी। अच्छा, जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए स्ट्रेचिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेचिंग का रुझान नहीं है। जो ट्रेनर्स हैं उनको भी स्ट्रेचिंग करवानी उस तरह से नहीं आती है, ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों की भी प्रैक्टिस है, इनके कोर्सेज हैं, तो ये भी हमने देखा कि लैक कर रहे हैं ट्रेनर्स हमारे। ऑफ कोर्स मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे एक शीशा है, उसको आप बगैर गर्म किए उसको कोई आप शेप नहीं दे सकते, आपका मसल भी सेम ऐसे है। अगर आप अपने मसल्स को वार्म अप या स्ट्रेचिंग के बगैर डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो वो भी टूट जाएगा, सेम एज इट इज, जैसे ग्लास टूट जाता है। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि आपके मसल्स को पता हो कि आप कुछ करने लगे हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते और आप डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो आपको ऑफ कोर्स इंजरी बहुत बुरी हो सकती है। वार्म अप होना चाहिए, वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग आपकी बहुत मेन चीज़ है। ये सबसे मेन चीज़ है जो सिखाई जाती है एक्सरसाइज में, कि पहला रूल यही है कि आपको वार्म अप करना चाहिए ताकि आपका ब्लड जो है फ्लो करे आपके पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। सेकंड, आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए ताकि आपके मसल्स रेडी हो जाएं एक्सरसाइज के लिए। सो स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग जो आम फिर गलतियाँ करते हैं, कौन सी ऐसी आम गलतियाँ हैं जो आपने देखा कि लोग जिम में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं? जो बेसिक मैंने देखी है कि एज जो बिगिनर जिसने जिम ज्वाइन किया है तो वो ट्रेनर हायर नहीं करेगा, वो खुद यूट्यूब से या सोशल मीडिया से देखेगा। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया गलत नहीं है, आपको कुछ सिखा ही रहा है, बट वो उनके लिए बेस्ट है जो लोग सीख चुके हैं, जो बेसिक से आगे निकल बेसिक से आगे तो जो अगर आप बेसिक और आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट लेना है तो ऑफ कोर्स आपका ट्रेनर आपको हायर करना जरूरी है। जैसे एक स्टूडेंट बगैर टीचर के सब्जेक्ट पास नहीं कर सकता, वैसे ही अगर आप ट्रेनर हायर नहीं करोगे
तो आप ना तो अपना गोल अचीव कर सकोगे, आप इंजरीज भी करवाओगे, आपको अपने न्यूट्रिशन का पता भी नहीं होगा, तो आपको सही एक रास्ता नहीं मिलेगा। तो मैंने काफ़ी ये चीज़ें लाइक देखी हैं कि वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कोई ट्रेनर लाइक हायर नहीं करते और फिर वो अपने गोल पे भी नहीं पहुंचते। तो ऑफ कोर्स मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वो एक अच्छा ट्रेनर, पढ़ा लिखा एजुकेट ट्रेनर हायर करें ताकि उनके लिए उनका गोल को अचीव करना इजीली हो जाए। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एंगल जो है वो जिम में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ऑब्वियसली मशीन पर भी अगर आप लगा रहे हैं आपको एंगल पता होना चाहिए, आप फ्री वेट्स कर रहे हैं आपको उसमें भी एंगल पता होना चाहिए, आपने वॉक किस तरह से करनी है, स्टेयर मास्टर को अगर आप यूटिलाइज करें तो वो आपने किस तरह से करना है। एंगलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है जिस पर लोगों का फोकस नहीं है, उनका फोकस होता है वेट उठाने पे। तो वो जो ईगो लिफ्टिंग है वो कभी कभी फिर मुश्किल पैदा करती है। आजकल तो ईगो लिफ्टिंग ज्यादा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, या किसी को जिम में देख लिया कि वो आपसे वेल डेवलप है, उसकी बॉडी अच्छी है, तो आप उसको देख के थोड़ा इंप्रेस हो जाते हो। मोटिवेट होना गलत बात नहीं, बट गलत मोटिवेट होना गलत बात है। आपको बेस का पता होना चाहिए कि आपने वेट नहीं उठाना, आपने बेस अपनी टेक्निक और आपकी फॉर्म बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्निक और फॉर्म बेहतर नहीं होगी और आपका बस यही माइंड होगा कि मैंने हैवी वेट उठाना है, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है और जो आपको लॉन्ग टर्म लेकर जा सकती है। तो आपका सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कि फॉर्म क्या है और आपकी टेक्निक क्या है, और सेम बात कि आपको उसके लिए भी ट्रेनर हायर करना पड़ेगा, बिल्कुल ताकि वो आपको आपकी फॉर्म के ऊपर, आपकी टेक्निक के ऊपर काम करें। देन आप फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करें, ठीक है ना, और वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर, ना कि आपको अभी फॉर्म का नहीं पता, टेक्निक का नहीं पता, और डायरेक्ट जाकर वेट उठा लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। स्पेसिफिकली सर्दियों के लिए कौन सी एक एक्सरसाइज है जो आप कहते हैं कि यार वो हर किसी को करनी चाहिए, मतलब जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत बेहतर हो, हमारे जॉइंट्स उसमें एक्टिव रहें, क्योंकि सर्दियों में हम कहीं ना कहीं फिर सोल हो जाते हैं। या बेसिकली ऑफ कोर्स मैं तो ये बोलूँगा कि सर्दियों में कोई लाइक एक्सरसाइज बेसिकली कोई स्पेसिफिक नहीं है, एक्सरसाइज आपको सारी करनी चाहिए। लाइक मैं रेकमेंड करूँगा कार्डियो करना चाहिए, ठीक है, साइकिलिंग करनी चाहिए ताकि आपके जॉइंट्स, आपके जो टेंडर लेगामेंट्स है वो वार्म रहें, ठीक है, आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है, उससे भी आपके जॉइंट्स, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज सब है, ठीक है। आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे वो आपके बोन के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए बेहतर है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी और जो भी मुझसे बात करते हैं इस बारे में कि आप एक्सरसाइज हर किसी के लिए लाइक सेम है। अच्छा, एक हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अगर हमने वेट कम करना है तो बस हम ट्रेडमिल पर चढ़ जाएं और कोई हमें ट्रेडमिल से ना उतारे। 45 मिनट्स 1 आवर, ये कितना ख़राब है या कितना ख़तरनाक है हमारे नीज के लिए, हमारे एंकल के लिए, ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों के अभी भी यही कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडमिल करते रहो। आप जितनी ज़्यादा ट्रेडमिल करोगे ऑफ कोर्स आप लोड डाल रहे हो एक अपने एंकल के ऊपर, अपने जॉइंट्स के ऊपर, और ऑफ कोर्स आप मसल लॉस भी कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो और आप सिर्फ कार्डियो ही करते रहते हो तो आप मैक्सिमम अपना मसल लॉस कर रहे हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको 1-2 घंटा कार्डियो करनी है, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है, आपको बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। आपको कार्डियो भी करनी है, आपको वेट ट्रेनिंग, और नेसेसरी ये नहीं कि आपको कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप 1-1 घंटा, 1.5-2 घंटे वेट ट्रेनिंग ही कर रहे हो। आप कार्डियो कर रहे हो तो आप 2-2 घंटा कार्डियो कर रहे हो। तो आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है, आपको कार्डियो भी करना है, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं आपको करनी, एक प्लान के हिसाब से आपको वो चीज़ करनी है। और दूसरा, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि क्रॉसफिट स्टार्ट हो चुका है, जुम्बा स्टार्ट हो चुका है, डिफरेंट किस्म की नई ट्रेनिंग्स आ गई हैं, डांस क्लासेस हो रही हैं, तो ये चीज़ें किस तरह से एडअप हो रही हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर? बेसिकली जो ये आपका क्रॉसफिट हो गया, ये जुम्बा हो गया, ये बेसिकली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, इनका काम यही होता है कि आपका ये फैट लॉस करने में, ठीक है ना, मदद करती है। बिकॉज आप शॉर्ट टाइम में इससे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स ले लेते हैं, क्योंकि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। जितना हार्ट रेट इंक्रीज होता है बॉडी उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, उतना बॉडी फैट जोन में होती है। सो ये चीज़ें अच्छी हैं, ये आप हमारी लाइफ स्टाइल में शामिल हो रही हैं और इससे हम काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिटनेस कोच ज़ैन अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो टिप्स थी आपके भी बहुत काम आएंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें भी इस हवाले से आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान नाज़रीन, किसान डे को 18 दिसंबर 2019 को फातिमा फर्टिलाइज़र की जानिब से पहली मरतबा किसानों की मुल्क भर में खिदमात का एतराफ़ करने और उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए पेश किया गया।
किसान डे मनाने का मकसद किसानों को अपने मसाइल को उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था ताकि मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी साजों के साथ मुकालमा किया जा सके और ऐसे मुमकिन हल पर बात की जा सके जो किसानों की मदद कर सकें और उन्हें खुशहाली की राह पर गामजन कर सकें। वफाकी हुकूमत ने भी 18 दिसंबर को मुल्क भर में सरकारी किसान डे करार दिया है जो हर साल मनाया जाएगा और ये न सिर्फ फातिमा फर्टिलाइज़र के लिए बल्कि पाकिस्तान की तमाम किसान कम्युनिटी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। किसान की ज़िंदगी आसान नहीं है, बेशुमार चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद वो साबित कदम रहते हैं। वो मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक अपने तरीक़ों को ढालते हैं, नए तरीक़ों को अपनाते हैं और कौम को खुराक फराहम करते हैं। उनकी मज़ाहमत काबिल सताइश है, लेकिन वो हिमायत और तस्लीम किए जाने की भी तवक्को रखते हैं। किसान डे एक याद दहानी के तौर पर काम करता है कि किसानों की मेहनत न सिर्फ मईशत के लिए ज़रूरी है बल्कि पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती के लिए भी इंतहाई अहम है। किसान डे की मुनासबत से फातिमा फर्टिलाइज़र तमाम किसानों की काविशों को सराहता है और इस सेगमेंट में हमने किसान डे की अहमियत और उसके पीछे मौजूद जज्बे को उजागर किया। फातिमा फर्टिलाइज़र की जानिब से किसानों के लिए इक़दाम न सिर्फ उनकी मेहनत का एतराफ़ है बल्कि हमारे मुल्क की ग़िज़ाई सलामती के लिए उनकी खिदमात का भी खिराज तहसीन पेश किया गया है। किसानों की कुर्बानियाँ और उनकी मेहनत के बगैर ना तो हमारी मईशत कामयाब हो सकती है और ना ही हमारा मुआशरा खुशहाल रह सकता है। यकीनन ये दिन हमारे किसानों के लिए है ताकि हम उनके मसाइल को समझें और उनकी मदद के लिए अमली इक़दाम भी उठा सकें। इस दिन को मनाने का मकसद उनकी मेहनत और कुर्बानियों को तस्लीम करना है और उन्हें वो अहमियत देना है जिसके वो हकदार हैं। आइए हम सब मिलकर किसानों की कदर और हिमायत करें और उनके मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें ताकि वो तरक्की की राहों पर गामजन हों। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी स्किन केयर के हवाले से एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं और वो है सर्दियों में जिल्द की देखभाल। सर्दियों का मौसम जहां अपने साथ खूबसूरत मनासिर और खुशगवार हवा लेकर आता है, वहीं ये मौसम हमारी स्किन के लिए भी एक इम्तिहान बन जाता है। कम नमी, सर्द हवाएं और टेम्परेचर में कमी जिल्द को खुश्क और बेजान बना सकती हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल, सूरज की कम शुआएं और हाइड्रेशन की कमी इन मसाइल को मज़ीद बढ़ा देती हैं। खुश्की, खारिश, एक्जिमा और जिल्द की खिंचाव जैसी मुश्किलात इस मौसम में बहुत आम हो जाती हैं जिनसे बचाव और इलाज के लिए ख़ास तवज्जो दरकार होती है। आज हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर उस्फा जो एक माहिर स्किन स्पेशलिस्ट हैं और हमें सर्दियों में जिल्द की हिफाजत के बेहतरीन तरीके बताएंगी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो स्किन है वो सर्दियों में क्यों इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके पीछे मेन रीजंस क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल। और नॉर्मली हम जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं तो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, क्लिनिक पे भी पेशेंट्स को इस हवाले से बता रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग। अगर आपको अपने सर्दियों में, विंटर्स में अपनी हाइड्रेशन का और अपने स्किन केयर का नहीं पता तो हम स्किन को बैलेंस नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्किन केयर में जो आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपरली ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करें आपकी स्किन को, जिसमें फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका मैं आपको भी बता रही हूँ कि जब भी आप मार्केट जाएं, किसी भी आप मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे जाएं तो आप उन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को चेक करें और वो वाला प्रोडक्ट बाय करें। जैसे फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड जो है, सेरामाइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें ये इंग्रेडिएंट्स होंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन पे हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। जब आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो स्किन का पीएच मेंटेन रहेगा। जब पीएच मेंटेन रहेगा तो ना तो आपको एक्जिमा होगा, ना आपको एक्स्ट्रा ड्राइनेस होगी, ना आपको इचीनेस होगा। सो मेंटेनेंस रहती है स्किन। ठीक है, यानी कि जो मेन कॉज है वो तो ड्राइनेस ही है, जिसके आगे फिर ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जो आप बता रही हैं। तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि जो हमारी एक जनरल स्किन केयर रूटीन है वो फिर क्या होनी चाहिए? जनरल स्किन केयर रूटीन में 4 तरह की चीजें होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका क्लिंजर या आपका फेस वॉश। सो ऑलवेज यूज द क्लिंजर्स या फेस वॉश कंटेनिंग द हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने भी आपको बताया कि 4 मेजर ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके अगर क्लिंजर के अंदर हैं तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। लोगों को अक्सर यही आइडिया नहीं होता कि जी हमने प्रोडक्ट कौन सा लेना है। वो गर्मियों में लगाने वाला प्रोडक्ट सर्दियों में लगा रहे होते हैं और सर्दियों में जो यूज नहीं करना चाहिए वो मतलब गर्मियों वाला समझ प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं, तो फिर हमारा स्किन जो है उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्लेंजर। क्लेंजर के बाद आपका सीरम।
सीरम जो है वो अब समझ लें एडवांस्ड एस्थेटिक्स या फार्मास्यूटिकल के हवाले से प्रोडक्ट्स जो है वो बन गए हैं। पहले सीरम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन अब जो सीरम्स हैं वो प्रॉपर डर्मेटोलॉजी के अंदर हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। सीरम्स भी सेम इसी तरह से हैं कि ऐसे सीरम्स का इंतखाब करना जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन दे, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, नियासिनामाइड बेस्ड सीरम्स जो हैं बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। उसके अलावा अगर उसमें पेप्टाइड्स भी हो तो वो आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ हो जाती हैं सर्दियों में आपके आइज़ के अराउंड, तो वो आपकी जो झुर्रियों को भी, रिंकल्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह के सीरम्स को इस्तेमाल करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके अलावा आप अपना अच्छा मॉइस्चराइजर जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली हो, जो ड्राई स्किन के लिए भी सेम यही चीज़ें हैं कि उसमें पेप्टाइड्स हो, उसमें सेरामाइड्स हो। थर्ड स्टेप पे आप अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाएं और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि विंटर्स हो या समर्स हो, अप्लाई द सनस्क्रीन ऑन योर स्किन। ठीक है। और अभी हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ गर्मियों में ही सन ब्लॉक लगाना है, सर्दियों में भी उतनी ही जरूरत है। सर्दियों में मेरे ख्याल में सन ब्लॉक को लगाने की जरूरत ज्यादा होती है, बिकॉज जो सन रेज होती हैं वो ज्यादा हार्श होती हैं सर्दियों में। तो और जो अब हमारा एशियंस का जो हमारा ये एक तो स्किन टोन भी और दूसरा जो हमारा क्लाइमेट है, जो हम ये सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर जो है वो हमारा बेसिकली 45 प्लस अगर आप कोई सा भी SPF लगाते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी स्किन को कवरेज देगा। ठीक है। अच्छा, जितनी भी डॉक्टर साहब आप ये चीजें हमें बता रही हैं, तो ये तो कंसल्टेशन ऑब्वियसली फिर डॉक्टर के साथ, किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ, किसी माहिर डॉक्टर के साथ करके करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आम प्रैक्टिस है कि मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और हम शेल्फ पर रखी कोई भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, या ओवर द काउंटर जो इंसान होता है वो हमें जो गाइड कर देता है हम वो चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कितनी खतरनाक है? बिल्कुल जी, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई भी प्रॉपर स्किन केयर एक्सपर्ट से जो है आप गाइडलाइन लें, उसके पास एक दफ़ा अपनी स्किन एनालिसिस के लिए जाएं। वो आपकी स्किन टाइप को सबसे पहले जो है वो डिटर्मिन करेगा कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है। उसके बाद वो आपको जो स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, तो फिर उसको आप परचेज करें, बाय करें और उसको यूज़ करें। सो प्लीज़ अवॉइड करें इस तरह की प्रैक्टिसेस को कि आप किसी भी स्टोर पर गए और उसने आपको गाइड कर दिया। इस तरह से 90% पेशेंट्स जो है वो रॉन्ग प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। जब आप रॉन्ग प्रोडक्ट बाय करेंगे, एक तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, दूसरा आपकी स्किन का भी बेड़ा गर्क होगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सी अब सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कुछ चल रही होती हैं वीडियोस के रात को अपने मुंह पर ये लगाकर सोएं तो सुबह आपका चेहरा इस तरह से ग्लो कर रहा होगा, जिसमें एक वेज़लिन का भी बहुत ज़्यादा मैंने सुना। ये कितनी हकीकत है, कितना उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और जो तमाम स्किन टाइप जो लोग रखते हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान तो नहीं है? जी, मैं आपको बता देती हूँ कि वेज़लिन बेसिकली क्या करते हैं। वेज़लिन एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिसमें जो आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना उसको लॉक कर देता है, उसको वहां से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है जी, एक लेयर आ गई हमारे फेस पे। हाँ जी, एक लेयर आ गई, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो उसके तौर पर वेज़लिन जो है ना वो स्किन पर बना देता है। अच्छा, अब वेज़लिन जो है वो ड्राई स्किन या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाले पेशेंट के लिए तो ठीक है, बट अगर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन का पेशेंट एक्नी प्रोन है तो वेज़लिन उसकी एक्नी को बढ़ा देगा। अच्छा, ठीक है। और पेशेंट को पता नहीं होता, वो कहता है कि जी मैं तो अपनी हाइड्रेशन कर रहा हूँ, लेकिन वेज़लिन क्यों उसकी एक्ने को बढ़ा देगा? क्योंकि वो पोर्स को जाके क्लॉग कर देगा। जब आपके पोर्स को बंद कर देगा, जो बैक्टीरिया, डर्ट, डस्ट सब कुछ उसके अंदर ही बंद था, वहीं पे उसने उसको इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया। तो इस तरह के पेशेंट के लिए वेज़लिन बहुत खतरनाक चीज़ है, वो बिल्कुल यूज़ ना करें। इसीलिए सेम वही बात है जो आपने पहले अभी बताई कि अपने मॉलेज से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, अपने स्किन केयर एक्सपर्ट से काइंडली अपनी स्किन को दिखाकर फिर ही आप अपनी होम रेमेडीज भी करें और फिर ही आप अपना मेडिकल प्रोडक्ट भी यूज करें। ठीक है। अच्छा, सर्दियों में स्किन ड्राई होने की एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन भी है, क्योंकि हम पानी का इंटेक जरा कम कर देते हैं जी। तो उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए? हमारे पास बहुत से फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, उनको अगर कई लोगों से पानी नहीं पिया जा रहा और कह रहे हैं कि हम फ्रूट का इंटेक कर लेते हैं, तो ये पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल जी, विंटर्स में जो बेसिक हमें जो डिहाइड्रेशन का जो मसला है वो हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। उसमें अल्लाह ताला ने इस मौसम में हमें इतने अच्छे सिट्रस और हाइड्रेटेड से फ्रूट्स दिए हैं, उसका बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, एक प्रैक्टिस कर लें। जाहिर बात है हर बंदे का अपना जॉब नेचर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्कूल टीचर है, कोई स्टूडेंट है, तो काइंडली आप कुछ ऐसे फ्रूट्स कैरी कर लें या अपना लंच बॉक्स कैरी करें जिसमें आप इस तरह के फ्रूट्स को जो है पोर्शन वाइज जो है वो आप अपने साथ लेकर जाएं और वो अपने फ्री टाइम में आप फ्रूट्स का इंटेक करें। उसका जूस मत लें। जो फ्रूट आप फाइबर के साथ लेते हैं वो आपके गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ हमेशा अपने पेशेंट्स को कि आपने फ्रूट को कंज्यूम करना है, सिट्रस फ्रूट्स को कंज्यूम करें, और इस मौसम में तो वैसे ही वो ब्लेसिंग है हमारे लिए। ठीक है, और सीजनल फ्रूट्स हमें हर खाने चाहिए। ठीक हो गया। 100%। अच्छा, फिर एक डैंड्रफ हमारे बालों में शुरू हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, वो आपके कानों में गिर रही है, आपके फेस पे गिर रही है, आपके कपड़ों पे गिर रही है। तो ये गर्म पानी से नहाना जो है, ये हमारी जो प्रैक्टिस है, एक तो होता है कि आप बस सिर्फ वार्म पानी से नहा रहे हैं, एक होता है आप एक्स्ट्रा गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो वो कितना गलत है? गर्म पानी से देखें जी, हॉट बाथिंग तो डेफिनेटली आपकी स्किन को, आपकी स्कैल्प को डैमेज करती है। तो हमेशा जो है वो न्यूट्रल सा जो है पानी जो है आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा सेफ एंड पर, ये नहीं कि बिल्कुल हॉट शॉवर्स आप ले रहे हैं। हॉट शॉवर से डेफिनेटली एक्जिमा भी बढ़ेगा, एक्स्ट्रा ड्राइनेस भी होगी और आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ भी होगी। तो बिल्कुल जो पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा लाइट सा ल्यूक वार्म आप इस्तेमाल करें शॉवर के लिए, हॉट शॉवर्स मत करें। और जैसे ही शॉवर आप अपना कंप्लीट करें उसके बाद आप जरूर मॉइस्चराइजर लगाएं पूरी बॉडी के ऊपर। अच्छा, अगर जर्नली मैं आपको एक नेचुरल चीज बताना चाहूँ तो उसमें आप कोई सा भी जो अपना अच्छा मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसमें आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा वैसलीन मिक्स करके अगर आप पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं, उसके बाद आप थोड़ी देर 10 या 15 मिनट बाद अपने कपड़े पहने, तो आप यकीन करें यू फील द ग्लो इन योर स्किन, यू फील द ग्लो, बिकॉज जो आपका ये सारा ये जो एक आपने बना लिया बेस सा मॉइस्चराइजर और वैसलीन, ऑलिव ऑयल और वेजलिन थोड़ा सा, इसको आप बिल्कुल पेस्ट सा बनाकर पूरी बॉडी में आप इसको लगा ले और थोड़ा 10-15 मिनट इसको जज़ब होने दें। ये नहीं कि फौरन तौर पर कपड़े पहनेंगे तो वो सारा जो आपका मिक्सचर है वो लग जाएगा कपड़ों को। इसके बाद आप ये देखेंगे ये मिक्सचर क्या करेगा, आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर था ना बाथिंग में जो आपने लिया उसको लॉक कर देगा। जब वो लॉक हो जाएगा तो सारा दिन आपकी स्किन जो है वो बड़ी हाइड्रेटेड सी रहेगी। तो इस प्रैक्टिस को, जो इसमें कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये अक्सर नेचुरल ऑयल्स, कैरियर ऑयल्स आपके घर पे ही होते हैं, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें तो यू फील बेटर। ठीक है। अच्छा, हमें अपनी स्किन को जब बेहतर रखना है तो जैसे विंटर्स में हम बात करें हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट्स शुरू हो जाते हैं, शादियां शुरू हो जाती हैं, ख़वातीन को मेकअप फिर उतना ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो ख़वातीन मेकअप बहुत ज़्यादा कर रही हैं उनको कौन सी बातों का स्पेसिफिकली फिर ख्याल रखना है? मेकअप करने से पहले क्या रूटीन होनी चाहिए, मेकअप के बाद उसको रिमूव करना, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? जी, मेकअप से पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज़ योर क्लेंजर्स। आप अपना क्लेंजर से अपना फेस जो है वॉश करें, उसके बाद आप कोई सा भी अच्छा सीरम लगाएं, सीरम के बाद आप अपना एक अच्छा सा मॉइस्चर लगाएं, मॉइस्चराइजर के बाद आप सनस्क्रीन लगाकर स्किन को लॉक कर दें इन 4 स्टेप्स के बाद। उसके बाद आप कोई सा भी मेकओवर जो अप्लाई करेंगी ना वो आपकी स्किन की लेयर की डीप अंदर जाकर आपको डैमेज नहीं करेगा, आपके पोर्स को बंद नहीं करेगा। सो आप इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना मेकओवर लगाएं, इससे आपके मेकअप का स्टे भी बढ़ जाएगा। ये होता है ना बार बार खवातीन को वो जो है वो उसको टैप करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, उससे आपकी सेटिंग जो है वन टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरा ये कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। तो इन स्टेप्स को काइंडली फॉलो करें। तो और मेकअप रिमूवल जो है उसको, हाँ जी, मेकअप रिमूवल के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मेकअप रिमूवल के नाम से वो प्रोडक्ट्स बिक्री होते हैं, बट दीज आर द मतलब बूस्टर्स ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, उसकी निस्बत जो है आप अगर एक ले लें कोकोनट ऑयल, ठीक है, उससे अगर आप लाइट सा मसाज करके कॉटन से अपने मेकअप को रिमूव करें तो आप यू फील फ्लॉलेस। इससे आपकी स्किन को जो है वो एक कोकोनट ऑयल बेसिकली एंटी एजिंग भी है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देगा और आपके मेकअप को भी रिमूव कर देगा। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंटेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए? क्योंकि हम अवॉइड करते हैं और अगर अवॉइड नहीं करते हैं तो फिर अगेन वही के काउंटर पर जाकर कोई भी सप्लीमेंटेशन ले लिया, वो किस तरह से हमें डिसाइड करना चाहिए कि नाउ दिस इज द राइट एज टू टेक सप्लीमेंट? बहुत ही अच्छा सवाल। और सप्लीमेंट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज हमारी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है। जब हमारी डाइट बैलेंस नहीं है और हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल भी है और बिजी शेड्यूल है, तो उसमें जो है वो हम कभी भी रोटी चावल दाल खाकर अपनी न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डेफिनेटली जो है वो सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। उसमें मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि सप्लीमेंटेशन में 5 तरह की चीज़ें हैं, वो अगर आपके सप्लीमेंट में है तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर सर्दियों के हवाले से बात करें, विंटर्स में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर द बूस्टर्स फॉर योर माइंड, फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर योर बोन हेल्थ।
जिन्हें फिश ऑयल भी कहा जाता है, मतलब लोगों की आसानी के लिए जरा। जी ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 भी होते हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप जरूर कंज्यूम करें। अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें ऐसे जो है सीड्स भी दिए हैं जिसमें ओमेगा 3 होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल फ्लेक्स सीड्स हैं, अलसी के जो बीज होते हैं, पंपकिन जो होते हैं, कद्दू के बीज जो होते हैं, इसमें नेचुरली अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। किसी की इस्तात नहीं है कि वो बहुत महंगे एक्सपेंसिव ओमेगा 3 या सप्लीमेंट्स बाय करें, तो मैं नेचुरली भी आपको गाइड कर रही हूँ कि सीड्स को आप पाउडर करें, सीड्स को आप जो है रोजाना 1 टेबलस्पून लें। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों की बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इससे आपका ओमेगा 3 पूरा हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाते हैं जो मेजर जो है विटामिन ई, जिसको हम टोकोफिरोल भी कहते हैं। विटामिन ई आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करें, अक्सर इवियन के नाम से एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसको वंस डेली आप एक कैप्सूल जरूर लें। इससे जो है विटामिन ई ओवरऑल आपकी बॉडी की हाइड्रेशन, स्किन हाइड्रेशन, बालों की हेल्थ को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। थर्ड पे आ जाता है जिंक। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक जो है वो आपको अंडे की जो है योक से मिल जाएगा, मीट में भी होता है, कुछ सब्जियों में भी होता है, तो जिंक आप लें, वो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मेल्स हो या फीमेल्स हो। उसके अलावा जिंक आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसा सप्लीमेंट जरूर लें जिसमें जिंक हो। हाँ जी, तो ये जो 3 है ये मेजर इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा जो है विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये तो आपके समर्स हैं या विंटर्स हैं। विटामिन डी एक ऐसी चीज है कि अगर तो आपका धूप से एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, जब सनराइज होता है उससे पहले या उसके जैसी है, आप 15 मिनट का एक एक्सपोजर लें। अगर नहीं ले सकते तो फिर आप विटामिन डी का कैप्सूल जरूर अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। विटामिन डी आपको इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी में बूस्ट होगा ना, फिर आपका माइंड क्या, आपके बाल क्या, आपकी स्किन क्या, हर चीज आपकी बहुत बेहतरीन जो है मैनेज हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर उसफा चौधरी साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो टिप्स हमने आज आपके साथ शेयर किए हैं, डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह से एक जनरल स्किन केयर की रूटीन भी बताई है कि रात को आपको क्या करना चाहिए, सुबह उठकर आपको क्या करना चाहिए, मेकअप करने से पहले कौन सी रूटीन को हमें फॉलो करना है तो हमारी स्किन बेहतर रह सकती है। साथ ही साथ मल्टीविटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन ये तमाम तर चीज़ें हमें लेनी है अपने डॉक्टर से पूछ के, अपने मौले से पूछ के, और उनकी राय के बाद ही खुद से जो हम डॉक्टरी करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।